प्रदेश में चुनावी रण में चुनाव की तारीखों के साथ बजा बिगुल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के तहत उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में 58 विधानसभा सीटों पर मतदान के साथ आगे बढ़ा। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चली। इस बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने अलग अलग नेताओं का और करीब 623 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद किया। आपको बता दें कि पहले चरण में 57% से ज्यादा मतदान हुआ, तो वहीं मुजफ्फरनगर में वोटिंग के प्रति लोगों में अच्छा उत्साह दिखा। मुजफ्फरनगर में 62% से ज्यादा वोटिंग हुई। दूसरे नंबर पर शामली और बागपत रहे। हालांकि गाजियाबाद में मतदान फीसद अनुमान से कम रहा। हालांकि पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक हुआ, लेकिन कुछ एक जगहों से छुटपुट मारपीट की खबरें जरूर आईं। इसके साथ ही कई बूथों से ईवीएम में खराबी के मामले भी सामने आए। हालांकि कुछ समय में ही उन्हें सुधार भी दिया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करीब 9 मंत्रियों की जो साख है वो दांव पर लगी है। चुनाव का माहौल भांपने वाले कई लोग होते हैं, लेकिन लोगों ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, जो अब 10 मार्च को नतीजों के रूप में सामने आएगा। उत्तर प्रदेश में अगले चरण के तहत 14 फरवरी को मतदान होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, जनरल विपिन रावत को सड़क का गुंडा कहने वाले लोग आज उनके नाम का चुनावों में इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, उत्तराखंड के लोग हमेशा सजग प्रहरी की तरह देश की रक्षा की है। आज पौड़ी गढ़वाल के ऐसे वीर सपूत की जनरल विपिन रावत जी की स्मृतियां मुझे भावुक कर रही हैं। उन्होंने देश को दिखाया कि उत्तराखंड के लोगों के पास न केवल पहाड़ जैसा साहस होता है, बल्कि हिमालय जैसी ऊंची सोच भी होती है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र उत्तराखंड में विकास का काम करेगा। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच WWE के रेसलर द ग्रेट खली अब राजनीति के अखाड़े में कूद पड़े हैं। द ग्रेट खली ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में द ग्रेट खली ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद द ग्रेट खली का कहना था कि वो पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हैं। पीएम की तारीफ करते हुए द ग्रेट खली का कहना था कि मोदी जी के रूप में सही प्रधानमंत्री मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि इस चुनावी दौर में बीजेपी में द ग्रेट खली की एंट्री कहीं न कहीं फायदेमंद साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान जारी है। पहले चरण की 58 सीटों पर 623 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। आज जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें योगी सरकार के 9 कैबिनेट मंत्री अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सांसदों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और सभी सांसदों को अपने जिले के बीजेपी प्रत्याशियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल पश्चिम उत्तर प्रदेश के सांसदों में वीके सिंह, संजीव बलियान, एसपी सिंह बघेल केंद्र सरकार में मंत्री हैं और इसके साथ ही अन्य 9 सांसदों का भी आज परीक्षा हो रही है, क्योंकि उन चुनाव में हार जीत का सियासी भविष्य तय करेगा। हालांकि देश में 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव बीजेपी सांसदों और मंत्रियों के लिए काफी अहम है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो भी सांसद अपने क्षेत्र के सबसे ज्यादा विधायकों को जिताएगा, लोकसभा चुनाव में उसके टिकट की उतनी ही ज्यादा गारंटी होगी। पंजाब विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पत्नी और बेटी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रचार करती नजर आएंगी। उन्हें मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और बेटी हर्षिता पंजाब जाएंगी। दोनों आम आदमी पार्टी उम्मीदवार और उनके सीएम पेस भगवंत मान के लिए प्रचार करेंगी। 11 फरवरी को धुरी में भगवंत मान की जनसभा होनी है। इसमें केजरीवाल की पत्नी और महिलाओं से संवाद करती नजर आएंगी। आम आदमी पार्टी के सीएम का चेहरा भगवंत मान संगरूर जिले की धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि धुरी विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर गाँव है। धुरी विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ धुरी ही एक छोटा सा शहर है। इसके अलावा धुरी में 74 गाँव आते हैं। धुरी विधानसभा क्षेत्र में किसान आंदोलन बेहद ही अहम मुद्दा रहा है, क्योंकि 3 कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई हिस्सा काफी ज्यादा उनका अहम था। इस क्षेत्र में कुल 1,64,322 वोटर भगवंत मान की किस्मत का फैसला करेंगे। अब देखना ये होगा कि ये कदम कितना ज्यादा सकारात्मक हो सकता है।
कर्नाटक में चल रहा हिजाब विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हस्तक्षेप करने की बात कही है। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर सुनवाई करने का आग्रह किया था। हिजाब विवाद के बाद स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। इसको लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, स्कूल परिसर और छात्रों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्कूलों में अवकाश दिया गया है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, वो ऐसा कुछ ना करे जिससे राज्य और स्कूल परिसर में शांति भंग हो। क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है और इस मामले को लेकर हर दिन कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो ऐसे में शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारा कर्तव्य है ताकि न्याय मिल सके। उपलब्धि। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश ने अपने नाम एक और उपलब्धि कर ली है। 10,040 फीट की ऊंचाई पर बनी अटल टनल का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया है। 3 अक्टूबर 2020 के दिन जब टनल का उद्घाटन किया गया था तो एक नए दिन की शुरुआत नहीं बल्कि ये एक नए युग की शुरुआत थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल का सपना देखा था। इसके बाद यूपीए की सरकार में इसका शिलान्यास किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। यह अटल टनल मजदूरों की कड़ी मेहनत, उत्कृष्ट इंजीनियरिंग और सरकार की इच्छा शक्ति का जीता जागता परिणाम है। अटल टनल बनने से पहले साल के 12 महीने में से करीब 6 महीने यहाँ के लोग देश प्रदेश से कटे रहते थे, लेकिन अटल टनल बनने के बाद यहाँ के लोगों को सौगात मिली है और अब यहाँ के लोग 12 के 12 महीने देश प्रदेश के साथ जुड़े रहते हैं। यह अटल टनल हाईटेक तौर पर बनाई गई है। टनल में 4G कनेक्टिविटी है और साथ ही साथ हर 60 मीटर में CCTV कैमरा भी लगाए गए हैं। रोजाना हजारों पर्यटक अटल टनल का दीदार करने आते हैं। जब से अटल टनल बनी है तब से इसके साथ इतिहास जुड़ते चले जा रहे हैं और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल होना अटल टनल के लिए एक नई इबारत है। आने वाले दिनों में भी अटल टनल इसी तरह के रिकॉर्ड अपने नाम करती रहेगी और इलाके के लोगों को ये राहत प्रदान करती रहेगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक पर्यटक स्थल है। ऐसे में भारी संख्या में पर्यटक देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी राजधानी शिमला का रुख करते हैं। ऐसे में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, जहां पर लोगों से मनचाहे दाम वसूले जाते हैं। ताज़ा मामला शिमला की मेट्रोपोल पार्किंग का है, जहां पर एक स्थानीय निवासी से 8 घंटे की गाड़ी पार्क करने के लिए 400 रुपये मांगे गए। वहीं नगर निगम के दामों के अनुसार 8 घंटे की पार्किंग का 94 रुपये निर्धारित किया गया है। ऐसे में स्थानीय निवासी ने मेयर से शिकायत की है, जिसको लेकर मेयर सत्या कौंडल ने साफ तौर पर कहा है कि अक्सर ऐसे मामले शिमला में देखने को मिलते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं पार्किंग को लेकर शिमला की कहीं न कहीं छवि खराब होती हुई नजर आ रही है। किन्नौर जिला के रोपावेली के ग्याबुंग गांव में आज एक तेंदुए का शावक दिखा है। यह शावक जख्मी हुआ है। ऐसे में ग्रामीण दहशत में आए हुए हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी सूचना दे दी है। वहीं मौके पर वन विभाग रवाना हो चुका है और इस शावक का इलाज भी किया जाएगा। बता दें कि इन दिनों जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों व ऊंचाई वाले पहाड़ियों पर बर्फबारी के चलते जंगली जानवर निचले क्षेत्रों में उतर रहे हैं। ऐसे में तेंदुए का यह शावक भी ऊंचाई वाले इलाकों से निचले ग्रामीण क्षेत्रों में उतरा है, जिसके बाद यह किन्हीं कारणों से जख्मी भी हुआ है। चुनावी सरगर्मियों से ठीक पहले 21 दिन की फरलो के बाद गुरमीत सिंह अपने इस डेरे में मौजूद हैं। इस वक्त हम गुरुग्राम के साउथ सिटी 2 के उस आश्रम के बाहर मौजूद हैं, उस डेरे के बाहर मौजूद हैं, जहां पे गुरमीत सिंह अपने परिवार के साथ 21 दिन की फरलो बिताने में लगा है। ग्राउंड फ्लोर पर गुरमीत सिंह अपने परिवार के साथ मौजूद हैं, जहां उसके बच्चे और उसकी मां भी मौजूद है, उसकी बीवी भी मौजूद है। और आप सेकंड फ्लोर पे देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। गुरुग्राम पुलिस के तमाम जवान वहां पे मौजूद हैं। यह भी बताया जा रहा है कि CCTV फुटेज से इस बिल्डिंग को, सर्विस लांस को मजबूत किया गया है। चप्पे चप्पे पर गुरुग्राम पुलिस नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा की समीक्षा के लिए बड़े अधिकारी हर रोज यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि जो फॉलोअर्स हैं वो भी इस डेरे के पास, इस आश्रम के पास पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी उनको समझाकर यहाँ से वापस भेज रहे हैं। हालांकि 21 दिन की फरलों के अंदर
क्या कुछ कैसे सत्ता को फायदा पहुंचाया जाएगा, कैसे सत्ता की गोटियां फिट की जाएंगी, ये तो आने वाले कुछ वक्त के बाद जरूर साफ हो पाएगा। लेकिन गुरमीत सिंह पंजाब में भी प्रभाव रखता है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में भी प्रभाव रखता है। लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों अनुयायी हैं जो कि गुरमीत सिंह के एक आदेश पर किसको सत्ता पर काबिज करना है उसकी तैयारियों में जुट जाते हैं। पंजाब की मालवा सीट के तकरीबन 40 से 50 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पे गुरमीत सिंह सीधे तौर पर असर डालता है और इसी कारण विपक्ष लगातार मनोहर सरकार पर, मोदी सरकार पर हमला कर रहा था कि इसी फायदे के लिए मनोहर सरकार ने स्पेशल फरलो देकर बाबा को बाहर न केवल बाहर निकाला था बल्कि चुनावी फायदा लेने की कोशिशों में जुटी है। हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री अनूप धानक आज समालका पहुंचे, जहां पर उन्होंने जेजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। उन्होंने आने वाले नगर निगम व नगर निकाय के चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और सभी की ड्यूटियां लगाई गई कि वह अपने अपने क्षेत्र से जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके नाम दें और जिन कार्यकर्ताओं की सपोर्ट से चुनाव जीते जा सकते हैं उनको पार्टी से ज़्यादा जोड़कर पार्टी को भी मजबूत बनाया जाए। वहीं अनूप धानक ने सभी अधिकारियों की भी मीटिंग ली और मौके पर कई लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याएं सुनकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि सबकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को 23 फरवरी को यह बताना होगा कि शहर में लगी ट्रैफिक लाइटें अपना काम सुचारू ढंग से कर रही है या फिर ये काफ़ी समय से बंद है। शहर के अधिवक्ता सुनील भार्गव ने वर्ष 2019 में जनहित याचिका दायर कर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि शहर की जो तमाम ट्रैफिक लाइटें हैं वो बदहाल स्थिति में हैं। काफ़ी लंबे समय से इस पर सुनवाई नहीं हुई, लेकिन पिछले गत माह इस पर सुनवाई हुई तो नगर परिषद के एक अभियंता मौके पर पेश हुए और उन्होंने कोर्ट में बताया कि शहर की तमाम ट्रैफिक लाइटें सुचारू रूप से कार्य कर रही है। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी बताया कि जो यातायात के डीएसपी है वो इन ट्रैफिक लाइटों को हैंडओवर नहीं कर रहे। इसको लेकर कोर्ट में सुनील अधिवक्ता ने कहा कि जेई पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं और शहर की तमाम जो स्ट्रीट लाइटें हैं, ट्रैफिक लाइटें हैं, वो कंडम अवस्था में है, कार्य नहीं कर रही। इस पर कोर्ट ने 23 फरवरी को दोनों को पेश होकर यह बताने को कहा है कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है। कोविड की रफ्तार धीमी होने के साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा पहली से लेकर और 9th क्लास तक के बच्चों के स्कूल खोल दिए हैं। कहीं यूं कहें कि जिस प्रकार से पहली से लेकर 12वीं तक की पूरी 100% जो स्कूल है सरकारी और प्राइवेट वो आज खुल चुके हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है उसको लेकर हम घरोंडा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में खड़े हैं और वहाँ के स्कूल की मैडम से बात करेंगे भी किस प्रकार से जो व्यवस्था है वो की गई है और कोविड के लिए किस प्रकार से बच्चों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 67,000 से ज़्यादा नए मरीज सामने आए हैं और 1200 लोगों की मौत हो गई है। अगर कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,67,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 4,24,00,000 के पार पहुंच गई है। अब तक देश में कुल 5,06,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 24 घंटे में 1400 से ज़्यादा नए मरीज सामने आए हैं और 14 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केस 8700 से ज़्यादा रह गए हैं। वहीं 24 घंटे में 2900 से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रदेश सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में लगभग कोरोना पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू भी खत्म हो गया है, तो वहीं इसके साथ शहर के सभी स्कूल, कॉलेज व कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी पूरी तरह से खोलने की अनुमति दे दी गई है और इसके साथ ही पर्यटन स्थल, रॉक गार्डन, बर्ड पार्क को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है, जहां से शहरवासी 12 फरवरी से वहां की जाकर आनंद ले सकेंगे और इसके साथ साथ शहर की सभी मार्केट, स्विमिंग पूल, जिम सब कुछ खोलने की शहर में अनुमति प्रशासन की तरफ से दे दी गई है। लेकिन शहरवासियों को कोरोना के बचाव के नियमों का पालन करना अभी भी जरूरी है, जैसे कि मास्क लगाना और शारीरिक दूरी मेंटेन करना बेहद जरूरी है।
आंगनवाड़ी वर्करों ने आज इंद्री में प्रदर्शन करते हुए इंद्री बीडीपीओ को एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय से आंगनवाड़ी वर्कर करनाल में धरना प्रदर्शन कर रही हैं और तमाम हरियाणा के जो भी मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी कोठियों, उनके कार्यालयों पर जाकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। और स्पष्ट शब्दों में आंगनवाड़ी वर्करों का कहना है कि यदि उनकी मांगों को नहीं मांगना गया तो 14 तारीख से करनाल के अंदर पूरे हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर वहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 13 तारीख तक उनकी मांगों को मान लिया जाए। यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आर पार का यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, जिसकी जिम्मेवारी पूरी सरकार की होगी। सरकार वादे करती है लेकिन उनकी मांगों को नहीं माना जाता। हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर में चल रहे विकास कार्यों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। 6 सदस्यीय कमेटी प्रदेश भर में चल रहे लगभग 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की जांच करेगी। आपको बता दें कि प्रदेश भर के कई जिलों में विकास कार्यों में गड़बड़ी पाए जाने के बाद राज्य सरकार ने कमेटी के गठन का फैसला लिया है। वहीं इस मामले को लेकर अब हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी बयान दिया है। अनिल विज ने साफ तौर पर कहा है कि इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। विज ने कहा है कि इस तरह की जांच होना बेहद ज्यादा जरूरी है ताकि अगर किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसका पर्दाफाश किया जा सके और दोषियों को जल्द से जल्द सजा भी दी जा सके। फतेहाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। फतेहाबाद के हुड्डा सेक्टर में तेज गति से आ रही होंडा सिटी कार ने एक स्कूटी चालक महिला को टक्कर मार दी। ये घटना पास में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक होंडा सिटी कार तेज गति से आ रही थी और वहीं अपने घर जा रही महिला को होंडा सिटी कार ने टक्कर मार दी। घटना होने के बाद जो आसपास के लोगों द्वारा महिला को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ डॉक्टरों का कहना है कि महिला की हालत स्थिर बनी हुई है। रोहतक जिले के सांगी गांव में गांव के बाहर मेलनाथ मंदिर के पास अचानक एक कार पर फायरिंग हुई। कार में एक ही परिवार के 3 सदस्य सवार थे, जो तीनों घायल हो गए और राहगीरों की मदद से उनको रोहतक के पीजीआई में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं घायलों का जायजा लेने के लिए पहुंचे डीएसपी सज्जन कुमार ने बताया कि यह मामला आपसी रंजिश का है और जिस घटना को अंजाम दिया उसी गाँव का रहने वाला किशन है, जो की कुछ महीने पहले सचिन के साथ उनका झगड़ा हुआ था और सचिन के साथ बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि कार में सचिन, उसकी बहन मीनू व उसकी चाची बैठी हुई थी। हालांकि तीनों को गोली लगी है और उन तीनों को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस का मानना है कि यह मामला आपसी रंजिश का है, जिसको लेकर इस घटना को अंजाम दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित कर दी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।